वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री से थोड़ा अलग हटके थोड़ा सा बायोलॉजिकल पोर्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फूड डाइजेशन के बारे में समझते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता है, वो वाली चीज़ें भी दिखेंगे। साथ में जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं जिनके मतलब अगर इजी लैंग्वेज में हमें नहीं पता होता है तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं। और जब भी हम लोग साइंस की कॉपी लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं होप करता हूँ कि हम लोग अगर उन्हें साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ करें, जैसे कि जब केमिस्ट्री लिखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें, तो उसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक जो IUPAC वर्ड्स हैं उनका यूज़ करें, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करें तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना वर्सेस आप साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी राइटिंग पर। तो उससे जो सामने वाला जो रीडर है ही फाइंड्स आउट कि आपको वर्ड्स पता है, आपको मीनिंग पता है, तो देन ही कम वो एक आपके लिए अज्यूम कर ले, इमेज बनाता है लाइक यू आर गुड एट, यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ साइंस। तो इसलिए जब भी हम लोग कभी साइंस की कॉपी लिखते हैं, ये मैं मतलब कि कोई भी बच्चा जो साइंस पढ़ रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो 6, 7, 8, 9, 10th वाला, या कोई बड़े हायर एजुकेशन वाले हो, इफ़ वी आर यूजिंग प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स और उनको अंडरलाइन करके समझा रहे हैं, देन यू आर वेरी गुड एट, मतलब कि जो सामने वाला है, जो आपका एग्जामिनर है, ही रियली फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट यू दैट यू आर गुड एट साइंस। तो वो से समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए जब मुझे लगा कि ये डाइजेशन वाला टॉपिक जो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो खाने का हो क्या रहा है, कौन से पार्ट पे क्या हो रहा है, उस पर मेन चीज़ होती है स्टमक का क्या रोल है, बिकॉज स्टमक प्लेज अ डीप रोल इन डाइजेशन वाले पार्ट में। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। तो मेरा जो फूड डाइजेशन रहेगा वो मैं पूरी एक समरी समझाऊंगा। साथ साथ मैं मेन फोकस मेरा इस पर रहने वाला है कि पेप्सिन एंजाइम है, सबने नाम सुना हुआ है, बट पेप्सिन होता क्या है, कहाँ से आया, क्या बना, कैसे बना, कौन एक्टिव कौन इनएक्टिव, बहुत सारे कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हम लोग को। तो आज की इस वीडियो में मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वर्ड्स हैं विच आर रिलेटेड टू डाइजेशन के प्रोसेस से, और कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, मिनी से वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, बट एक चीज़ है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है। मैं कोशिश करूंगा छोटे से छोटे वर्ड्स में या इजी लैंग्वेज में समझाऊं, और प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ये वर्ड्स जो वर्ड्स मैं लिखूंगा साइंटिफिक वर्ड्स, उनको ज़रूर यूज़ करिएगा। उसको यूज़ करने से आपका जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा पड़ता है। सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग देम इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट। तो ये साइकिल है हमारी, ये साइकिल हमें चलानी है यहाँ से कि हमने खाना खाया, लार्ज फूड पार्टिकल्स खाए, उनको स्टमक माउथ से लेके ओरल से लेके पूरा एब्जॉर्ब करवाने तक उनको उनके एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट फॉर्म में क्रिएट करना, और बाकी लेफ्ट ओवर को डाइजेस्ट आपका एक्सक्रीट कराना। तो ये वाला प्रोसेस आपका डाइजेशन में आता है कि जो लार्जर फूड पार्टिकल्स है, वी आर टेकिंग देम इनटू द बॉडी एंड देन वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू ब्रेकिंग देम डाउन। हम लोग उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं विद वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कौन कौन से प्रोसेसेस मैं बताऊंगा। एंड देन वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स। तो मेन गोल डाइजेशन का, अगर डाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो उसका गोल यही होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स हम खा रहे हैं उनको हम लोग उनमें से जो उनका न्यूट्रिएंट्स है, एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाके हम एब्जॉर्ब करा सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। और एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए, बिकॉज वी नीड एनर्जी, वी नीड ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो रिपेयर और सेल इंजरी और सेल रिपेयर वाला जो मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीज़ों को करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो ताकि वो बॉडी के टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो सकें, सेल्स तक जा सके इजीली, तभी ये सेलुलर प्रोसेस हो सकते हैं। तो इतने बड़े फूड पार्टिकल्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है, डाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग इज कन्वर्टिंग द लार्ज फूड पार्टिकल्स थ्रू इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स इज़ द प्रोसेस नोन एज डाइजेशन। ये हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको जो हम लोग खाते हैं फिजिकली, उसको खा के उनको चर्न अप करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस या बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस। जब वो फिजिकल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट, देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स।
अब जब स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनमें केमिकल प्रोसेस मतलब जो केमिकल एंजाइम्स एक्ट करेंगी और देन दे डिग आउट दी एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट, उनमें से जो एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस होते हैं प्लस वी हैव केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस एंजाइम्स के थ्रू होता है, फिजिकल प्रोसेस हमारी फिजिकल फोर्सेस जो हम लोग अप्लाई करते हैं लाइक ईटिंग बाय चर्निंग, और हम लोग ब्रेक डाउन जो फूड का माउथ में करते हैं उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, देन इट इज़ रेडी फॉर केमिकल रिएक्शन या केमिकल एंजाइम्स के साथ जो उसका एक्शन है वो रेडी होता है। तो सबसे पहला वर्ड जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें मैस्टिकेशन। बहुत लोगों ने सुना होगा इंग्लिश, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अडियर विद दिस, आपने सुना होगा मैस्टिकेशन वर्ड क्या होता है, बट बहुत लोगों के लिए वर्ड बहुत नया होता है मैस्टिकेशन। और डाइजेशन के प्रोसेस में मैस्टिकेशन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन जब हम लोग माउथ में जब हमारा खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है, हमारे टीथ वगैरह एक्ट करके जो सलाइवा के साथ उसको पहले खाने को थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उसके बाद चर्न करते हैं एंड देन वो उसके साथ जो हमारे सलाइवा के साथ वो मिक्सिंग होती है, इस प्रोसेस को उन्होंने होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैस्टिकेशन। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है जो हमारे माउथ में होता है। मैस्टिकेशन इज़ दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल एंड देन मिक्सिंग देम विद दिस सलाइवा, और जो सलाइवरी एंजाइम्स होती हैं वहाँ उनके साथ मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। अब जब मैस्टिकेशन हो गया है, सलाइवा मिक्स हो गया है फूड के, एक हम लोग के ग्लोब्यूल्स टाइप लोब्स बना लेते हैं छोटे छोटे, तो उन लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। नाउ फूड पार्टिकल जो लार्ज फूड पार्टिकल है वो मैस्टिकेट होने के बाद इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू बोलस। तो बोलस क्या होता है? जो लोब्स होते हैं फूड पार्टिकल के जो मिक्स हो चुके हैं सलाइवा के साथ, सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स हो चुके हैं और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब ये वाला प्रोसेस हमारा पूरा माउथ के अंदर हुआ है, यहाँ पर हुआ है मैस्टिकेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ बोलस। तो मैस्टिकेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद ही बोलस फॉर्म होगा। अब जब बोलस फॉर्म हो गया है, अब बोलस क्या होगा? उसकी शुरू होगी जो अपना अपर वाला पार्ट होता है, जो ईसोफेगस वाला पार्ट होता है। अब इसके मूवमेंट है, अब इसको बोलस को हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाना है विद एक पाथवे से, जो कि ईसोफेगस वाला पाथवे होता है हमारा, ईसोफेगस वाला पाथवे। तो यहाँ पर ये होता है मस्कुलर मोशन होता है, वेवी मोशन होता है। वेवी मोशन में हम लोग का फूड जो बोलस होता है वो स्टमक पे रीच करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। तो ये जो मूवमेंट होता है हमारा, जो वेवी मूवमेंट हो रहा है, जो हम लोग की जो मसल्स मूव कर रही हैं सो दैट ये बोलस माउथ से लेके हमारे स्टमक तक जा सके, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचने में जो बोलस का मूवमेंट हो रहा है दैट इज नोन एज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो ये हमने 3 वर्ड्स पढ़ लिए, मैस्टिकेशन, बोलस और पेरिस्टाल्सिस। ये वर्ड प्लीज़ आप इंक्लूड करिएगा, मैं कहूँगा इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्या होते हैं। कभी कभी 1 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं व्हाट इज़ पेरिस्टाल्सिस। अगर आप छोटे क्लास में हो तो ये सारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, और अगर छोटे में नहीं है बट यू शुड, अगर आप बायो पढ़ रहे हो, अगर आपके कोर्स में डाइजेशन का पार्ट है, तो ये वर्ड्स मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी कॉपी में मेंशन ज़रूर करें व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, बिकॉज ये चीज़ें पता रहेंगे तो एक साइंटिफिक साउंड नॉलेज रिप्रोड्यूस होती है वहाँ से। तो अब हमारा ये चीज़ें हो गई हैं, क्या कहते हैं, स्टमक तक पहुंच गया। अब स्टमक तक पहुंच गया है तो हमारे खाने में जब हम खाते हैं तो हम लोग मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, दैट हम लोग को 3 चीज़ों का डाइजेशन करना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन्स सबको पता है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। फैट्स आपके एनर्जी गिविंग होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको एनर्जी गिविंग होते हैं, ठीक है। तो फैट्स आपका बॉडी से हीट वीट का मतलब कि जो प्रोडक्शन करते हैं वो आपको बचाते हैं। तो ये 3 होते हैं। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन किस में करते हैं? सबसे सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स में। जब भी प्रोटीन्स हैं, हमने खाए हैं प्रोटीन्स, दे विल बी ब्रोकन डाउन। जब जो डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ हमारी होती है अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स विल टर्न इनटू अमीनो एसिड्स, फैट विल टर्न इनटू फैटी एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में टर्न हो जाते हैं? ग्लूकोज में टर्न हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों में ब्रेक डाउन होकर ये एब्जॉर्बेबल पार्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी ऐसे होने वाली है। तो अब ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लेफ्ट ओवर प्रोसेस होता है वो हमारा किस में चला जाता है? डिफिकेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू डिफिकेट हो जाता है। उसको बोलते हैं डिफिकेशन, दैट इज़ रिमूविंग द अनवांटेड मटेरियल्स थ्रू दी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। वहाँ पे हम लोग डिफिकेट कर देते हैं, आइदर थ्रू यूरिन हो जाता है या और थ्रू हम लोग का फीसेस के थ्रू हो जाता है। तो दैट इज़ डिफिकेशन का प्रोसेस।
तो अब ये चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का डाइजेशन कराना है हमें। सबसे पहला पार्ट हमने स्टमक में हमने कर लिया है, जहाँ पे मैस्टिकेशन है, वो माउथ पे कर चुके, मैस्टिकेशन हो गया। अब सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, स्टमक आता है। स्टमक में कैसे डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे कौन सी एंजाइम है, तो वहाँ की जो एंजाइम है पेप्सिन, उस पर हम लोग को थोड़ा सा फोकस रखेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहली चीज़ है कि स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है। जब जैसे ही बोलस पहुंच गया हमारे स्टमक के अंदर, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी। तो ये तीनों चीज़ों में हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को स्टमक की जो एंजाइम्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो टच नहीं करता है, इनके साथ नहीं करता है। ये सीधे सीधे डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में मूव ऑन कर जाती हैं और वहाँ पे जाके इनका डाइजेशन होता है। बट जो प्रोटीन वाला पार्ट है, उसका प्रोटीन का पार्ट ऑफ प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड यहाँ पर हमारा, ठीक है, तो स्टमक में। तो वो वाली चीज़ हमारे पेप्सिन में हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कैसे करता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कौन से ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पैरासिम्पैथेटिक या कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टमक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब गैस्ट्रिक जूस इस प्रोटीन पे एक्ट करेगा एंड देन वहाँ पर पार्ट ऑफ प्रोटीन विल गेट डाइजेस्टेड, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अमीनो एसिड्स में होने लगता है। अब गैस्ट्रिक जूस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट देम। एक उसमें वाटर होता है, देन वी हैव म्यूकस, देन वी हैव HCl, फिर पेप्सिन और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। ये 5 चीज़ें मिलाकर आपका गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जो आपके पेप्टाइड्स पे एक्ट या पेप्टाइड या प्रोटीन पे एक्ट करेगा और उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि अभी तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं स्टमक में, और स्टमक में हमारा क्या होने वाला है, पेप्टाइड्स या प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने वाला है, पार्ट ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाएगा, कुछ पार्ट जो लेफ्ट ओवर हो जाता है वो इंटेस्टाइन में, मेजर पार्ट आपका स्मॉलर इंटेस्टाइन में डाइजेशन का होता है, बट कुछ पार्ट आपका यहाँ पे भी हो जाएगा पेप्सिन के थ्रू। तो वो वाली चीज़ कैसे हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है, कौन सी सेल्स क्या रिलीज़ कर रही हैं और कौन से स्टेप में, वो फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं और उधर तरीके समझते हैं कि स्टमक में हमारा कैसे पेप्टाइड से अमीनो एसिड वाला पार्ट होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कि अब हमारा जो खाना है, द बोलस, दैट द लार्जर पार्टिकल को हमने ब्रेक डाउन करके सलाइवा या सलाइवरी जो एंजाइम्स उनके साथ मिक्स करके वी हैव फॉर्म्ड अ बोलस। अब बोलस हैज एंटर टू इनटू द स्टमक। सो व्हाट हैपेंस नाउ इन स्टमक, सो लेट्स स्टडी दैट कि अब स्टमक में पहुंच चुका है खाना, और स्टमक में क्या होने वाला है, गैस्ट्रिक जूस है, जो मैंने बताया था, वाटर, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl और पेप्सिन, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस। वो एक्ट करता है हमारे प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स पे। उनको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं है अभी, वो वाला पोर्शन आपका इंटेस्टाइन में जब जाएगा खाना, वहाँ पर जाके होता है उसका डाइजेशन। बट प्रोटीन्स और जो पेप्टाइड्स होते हैं उनका डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाता है। और वो कैसे होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है उससे होता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं डिटेल में। क्या होता है, हमारे स्टमक के पास चीफ सेल्स होती हैं। व्हाट दे डू, दे रिलीज पेप्सिनोजन, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में जाइमोजन भी बोलते हैं, या पेप्सिनोजन लिख सकते हैं या जाइमोजन, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ कहलाती हैं। जिसको क्या होता है, वो एक हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, इनएक्टिवेटेड पेप्सिन होता है, मतलब पेप्सिन इज़ नॉट एक्टिव राइट नाउ। अब पेप्सिन जो है हमारा, हमने इनएक्टिव फॉर्म में चीफ सेल ने रिलीज़ कर दिया है। अब जब चीफ सेल ने इसको रिलीज़ कर दिया है, तो उसके बाद जो दूसरे पार्ट था गैस्ट्रिक जूस का, HCl, वो रिलीज़ होता है। वो आता है जब स्टमक में, वो क्या करता है, इस पेप्सिनोजन में एक्ट करता है और उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ नोन एज पेप्सिन। अभी तक हमारे पास पेप्सिनोजन जनरली, जब तक हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन नहीं होता है, इट डजंट गेट कन्वर्ट टू पेप्सिन। अब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ दिस विल एक्ट ऑन दी, हमारे प्रोटीन या पेप्टाइड्स हैं उनको हमारे क्या करेगा, पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देगा हमारे किसमें, अमीनो एसिड्स में। तो ये वाली चीज़ें इसमें ऐड करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है। सो नाउ द फूड, और ये भी मैंने बताया था कि पूरा का पूरा पेप्सिन इज़ नॉट, पेप्टाइड्स आर नॉट गेटिंग कन्वर्ट, कुछ पार्ट हमारा इंटेस्टाइन में भी होता है, बट यहाँ पर भी हो जाता है पेप्सिन के थ्रू। तो पेप्सिन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, 2-3 इसमें से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, क्या पेप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म है कि इनएक्टिव फॉर्म है? हाँ, पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, इसका इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन को एक्टिव कैसे किया जाता है पेप्सिन में?
HCl के थ्रू। HCl जब आके ऐड करेगा पेप्सिनोजन में, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। पेप्सिन क्या सबका डाइजेशन कर सकता है? नहीं, पेप्सिन सबका डाइजेशन नहीं करता है। पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स का डाइजेशन करता है। किस में करता है? अमीनो एसिड्स में करता है। तो अभी तक ये सारी चीज़ें हो गई। पेप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेप्सिन कोई प्रोड्यूस नहीं करता है, पेप्सिनोजन को चीफ सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और पेप्सिनोजन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तब पेप्सिन बनता है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट बनता है कि ये HCl कहाँ से आ रहा है? HCl कहाँ से आ रहा है हमारे पास? HCl हमारे पास पेराइटल सेल से आ रहा है। पेराइटल सेल अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बनाऊँ तो कुछ ऐसा होता है पेराइटल सेल, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोटॉन पंप है, ओके। तो ये हमारी पेराइटल सेल है। इसके पास 3 रिसेप्टर्स होते हैं। 3 रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? एक हमारा H2 रिसेप्टर होता है, ओके। एक हमारे पास ACH का रिसेप्टर होता है, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक वाला, और एक गैस्ट्रिन का रिसेप्टर होता है। ये हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट है, पूरा सेल पेराइटल सेल के अंदर पार्ट है, और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। अब क्या हो रहा है, हमारे Cl के माइनस आयन यहाँ पे घूमते रहते हैं बहुत सारे। अब इनको H+ की ज़रूरत है, और लास्ट में हमारा फाइनल HCl बन के यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब HCl बन रहा है, ये हमारी पेराइटल सेल है। अब क्या होता है, ये जो H2 होता है यहाँ पर आके कौन बाइंड करता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन के 2 फंक्शन होते हैं बॉडी में। एक एलर्जी वाला जो कॉज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करके जो एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसके अगेंस्ट में जो एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन होती हैं, तो वो वाला अगर हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर पे जब बाइंड करेगा तब वो वाला कंडीशन होती है। जब रिसेप्टर ये हिस्टामिन हमारा H2 पे बाइंड करता है तो वो क्या करवाता है, वो हमारा H+ को रिलीज़ करता है, तो यहाँ पर H+ मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ACH एसिटाइल कोलिन। ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर ACH रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ये भी हमारे H+ को रिलीज़ कराता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है रोल ऑफ ACH इन ये वाला फूड डाइजेशन में। तो फूड डाइजेशन में ACH कैसे रोल प्ले कर रहा है? ACH एक न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। व्हेन इट बाइंड्स तो वो H+ को रिलीज कराता है पैराइटल सेल में, विच कंबाइंस विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म HCl। अब जब ये HCl रिलीज हो जाता है तो वो जाकर हमारे जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा ACH का रोल आता है पेप्सिन प्रोडक्शन में, और पेप्सिन से फूड डाइजेशन के प्रोडक्शन में या प्रोटीन डाइजेशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और थर्ड होता है हमारा गैस्ट्रिन का रिसेप्टर। ये तीनों मिलाकर H+ को इंट्रासेलुलर प्रोड्यूस करते हैं पैराइटल सेल में, और ये फिर हमारा प्रोटॉन पंप होता है। प्रोटॉन पंप एक सिग्नल टाइप का होता है। सपोज करिए ये सोसाइटी है, सोसाइटी का ये मेन गेट है, तो मेन गेट है, ये छोटे छोटे घर हैं, छोटा सा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। फाइनली जो सारा H+ आयन है वो सारा हमारा यहाँ पे आके निकल के आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H+ को बाहर निकाल देते हैं। जब H+ यहाँ बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सो यहाँ पर Cl के साथ वो कंबाइन करके दे फॉर्म HCl। इस तरीके से HCl का प्रोडक्शन होता है। तो ये वाली चीज़ HCl हमारा पैराइटल सेल से बन के आ गया है। पैराइटल सेल में कौन कौन इन्वॉल्व थे? H2 रिसेप्टर में हिस्टामिन, ACH और गैस्ट्रिन, ये तीनों मिलाकर हमारा पैराइटल सेल में H+ प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से हमारा HCl बनता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन पंप के थ्रू H2 रिसेप्टर बन के आ गया है, वो HCl बन के आ गया, वो पेप्सिनोजन के साथ कंबाइन कर वो एक्ट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और फिर पेप्सिन इसको ब्रेक डाउन कर देता है हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, और बाकी सब अनरिएक्टेड रहते हैं। तो जब यहाँ से स्टमक से निकलता है तो वहाँ से क्या होता है, तो हमारा जब ये फूड हमारा इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है, अब ये फूड हमारा बोलस नहीं रहा है, क्योंकि बोलस हमारा स्टमक में था, स्टमक से हमने उसमें कुछ एक्शन हुआ है, उसकी वजह से फूड और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया है। अब उसको क्या बोलते हैं? काइम। सो नाउ द फूड हैज़ एंटर्ड द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ काइम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्टमक तक यहाँ पर बोलस था, बोलस हमारा यहाँ से काइम में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर ट्रैवलिंग इन दी स्टमक। जो इन स्टमक में रिएक्शन होती है, स्टमक में चीफ सेल्स थी जो पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कर रही हैं, पैराइटल सेल से हमें HCl मिल रहा है, वो HCl पेप्सिनोजन से मिल के पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वो हमारा पेप्सिन क्या होती है पूछा जाए तो एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है। पेप्टिडेज एंजाइम मतलब जो पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन कर रही है। तो और ये क्या हो रही है, पेप्सिन जब होती है वो हमारे पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है, और हमें फाइनली काइम मिल जाता है।
अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने के आते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि हमारी स्टमक के अंदर भी कुछ गैस्ट्रिन प्रोटीन होते हैं, गैस्ट्रिक प्रोटीन्स होते हैं। पेप्सिन क्या होती है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रही है। तो उसके लिए क्या होता है, कभी कभी ये हमारी स्टमक के प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर देती है। सो टू अवॉइड दैट, तो ओनली इसलिए हमारे स्टमक की लाइनिंग में बाइकार्बोनेट्स की लाइनिंग होती है। जब बाइकार्बोनेट्स के साथ ये HCl कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl इज़ एसिड, बाइकार्बोनेट्स बेस होते हैं, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। इसकी वजह से HCl हमारा जो एक्स्ट्रा HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में स्टमक के अंदर, वो हमारा उसको नलीफाई करके न्यूट्रल करते हैं ताकि वो उसको रिएक्ट ना करे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं HCl को। और जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमारा पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जब तक पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो वो उसको प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा HCl प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, तो ये एंजाइम होती है वो भी क्या होती है? सोमैटोस्टैटिन। तो दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल इनिबिटर ऑफ HCl। ये H+ आयन को प्रोड्यूस नहीं होने देती। जब H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता तो उस टाइम पे ये हमारे HCl को कंट्रोल होने से, बनने से रोकती है। जब बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, इन दैट वे बॉडी ट्राइज टू इटसेल्फ रिलीज दिस सोमैटोस्टैटिन, जो इनिबिटरी एंजाइम होती है जो H+ के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है कि भाई बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो चुका, नाउ वी डोंट नीड एनी मोर एसिड। उस टाइम पर हम लोग की बॉडी खुद से स्टैटिन रिलीज़ करती है। कभी कभी ये जब बॉडी में एक्सेस हो जाता है, ये हमारी बॉडी का इनिबिटरी मैकेनिज्म जो होता है, नेचुरल मैकेनिज्म है, वो फॉलो नहीं हो पाता, देन वी नीड टू टेक मेडिकेशन लेना पड़ता है। मेडिकेशन लेने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के मेडिकेशन लेते हैं। हमने पढ़े होंगे H2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं हम लोग, वो लेते हैं। सिमैटिडिन वगैरह जो एंटासिड्स होते हैं, या फिर हम लोग प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स लेते हैं। वो अलग लेवल है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स या फिर H2 एंटागोनिस्ट में, तब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। और रोल ऑफ एसिटाइलकोलिन आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैराइटल सेल होती है वहाँ पे जो ACH न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे आके एक्ट करता है, वहाँ से H+ को प्रोड्यूस करता है। जब H+ प्रोड्यूस होता है तो वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl बनाता है, और HCl फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है इसमें, लास्ट टॉपिक में कवर करूँगा कि 2 कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा कि पेप्सिन कभी कैसे ना कैसे, देखिए हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, HCl का एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बट कभी क्या होता है HCl का एसिड प्रोड्यूस होकर पेप्सिन बन गया हमारे पास। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन को जो पेप्सिन हमारा एक्ट करता है, ये जो है बेस्ट एक्ट करता है 1 से 2 के pH में। 1 से 2 के pH में अगर ये थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन में ट्रैवल हो जाता है तो वहाँ का pH बेसिक हो जाता है, तो वहाँ पे ये क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्शन नहीं दे पाता, बट कभी कभी क्या होता है, ये अपना ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, रिट्रैक्ट कर लेता है अपने पाथवे को, और हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट में आ जाता है पेप्सिन। अगर तो वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर ये हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। सो 2 चीज़ें हैं, 2 डिजीज़ेज़ हैं, GERD और LPR। ये सिर्फ मैं MCQ की बेसिस पे बता रहा हूँ बाई चांस, और आपकी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए कि कहीं चांस पूछा जाए कि क्या कहते हैं, कौन सी 2 डिजीज़ हैं जो पेप्सिन की वजह से हो सकती हैं अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो वो होती है LPR होती है, दैट इज़ लैरेंजो-फेरेंजियल रिफ्लक्स, मतलब कि लैरेंक्स और फेरेंक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ तक हमारा पेप्सिन आ जाता है या एसिड या HCl को प्रोड्यूस कर देता है। और नेक्स्ट होती है GERD, दैट इज़ गैस्ट्रो ईसोफीजियल रिफ्लक्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफीजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और लैरेंजो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो ये 2 डिजीज़ेज़ होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन होता है पेप्सिन का। तो अगर आपके ऊपर पेप्सिन का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरी पेप्सिन की साइकिल को आप बताइएगा, कैसे कैसे हुआ, कहाँ से डाइजेशन हुआ, किस किस का डाइजेशन किया, क्या से क्या बनाया हमने, बाय प्रोडक्ट्स क्या बने, साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करिएगा। कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनको ज़रूर डिस्कस करिएगा, कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है उनको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आई होप इस वाले वीडियो में आपको पूरी तरीके से जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक में और रोल ऑफ पेप्सिन, मेरा मेन फोकस था कि पेप्सिन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पेप्सिन का क्या रोल है पूरे फूड डाइजेशन पे, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप इन सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखती जाइएगा। वीडियो के साथ साथ अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करने में ईजी मिलेगा। तो प्लीज़ इसको आराम से पॉइंट वाइज बना लीजिएगा। और कोई भी हमने आज बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, तो बहुत सारे जब पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं
तो और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आए हैं, तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़, और क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करिएगा। मैं इसको और इजी लैंग्वेज में उस पोर्शन को और इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो एंटासिड वाला पार्ट है इसको मैं अलग से वीडियो में कवर अप करूँगा। वो फार्माकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में देखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ेज हो रही हैं और कौन कौन से ड्रग्स हैं उनके लिए अवेलेबल, वो अलग पार्ट है, उसको अलग से करते हैं। बट अभी के लिए मैंने सिर्फ एक आपको फिजियोलॉजी समझाई है कि स्टमक में एसिड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो डाइजेशन में कैसे एड कर रहा है, या फिर हमारा पेप्सिन कैसे हेल्पफुल हो रहा है, या HCl का क्या रोल है। तो ये जो वर्ड्स हैं, सेल्स के नाम हैं, पूछे जा सकते हैं MCQs में। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम जाते हैं तो वहाँ पूछ लेते हैं कि HCl कौन सी सेल प्रोड्यूस करती हैं, तो पैराइटल सेल प्रोड्यूस करती हैं। HCl के लिए कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, H+ के लिए आपके 3 रिसेप्टर हैं, ये तीनों मैंने बता दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनको मेंशन करेंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो आई विल स्टॉप नो एट दिस पॉइंट। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। सो अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी अप, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मेरे और वीडियोज़ के लिए मैं लिंक डाल दूँगा ताकि और आपको क्लैरिटी मिल सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो आपको लिए थोड़े से नॉलेज वर्थ शेयरिंग होगी और आपको भी टॉपिक्स इजीली क्लियर हो सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।